नमस्कार, धरती आकाश के संग में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राज्य पशु विश्व प्रसिद्ध हंगुल हिरन की संख्या लगातार घट रही है। कश्मीर का रेड डियर यानी हंगुल प्रजाति का यह हिरन लुप्त होने की कगार पर है, बता रहे हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के वैज्ञानिक डॉक्टर पराग निगम। हंगुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज है और ये सिर्फ एक छोटी सी पॉपुलेशन जो बची है वो अराउंड 200-250 एनिमल्स बचे हैं और हमारी शोध भी हुआ जिसमें 20 साल का हमने शोध किया, उसके हिसाब से पॉपुलेशन ट्रेंड्स देखने लगे। जो रेड डियर है उसकी सब स्पीशीज है। हार्डली छोटे से जानवर सिर्फ एक कश्मीर में उनका स्टेट एनिमल है। तो आज हमारे पास एक सर्वाइवल पॉपुलेशन जो बची है वो है दाचिंगम नेशनल पार्क में, और छोटी पॉपुलेशंस एक शिकारगा जगह है वहां पे और वांगत में, पर ये सब रिलिक पॉपुलेशंस हैं। ये स्पेशलिस्ट एक अलग हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में रह रहे हैं। इनकी डाइट जो है दोनों तरह से एस्टिमेट करती है। ये जब ठंडक के टाइम में नीचे मैदानों में आते हैं, थोड़े नीचे एरिया में, और जब गर्मियों के टाइम में ऊपर के एरियाज में जाते हैं। जो हमारे शोध जो बेसिकली हम कर रहे हैं उसमें ये हमने पाया है कि पॉपुलेशन जो है बहुत बढ़ नहीं रही है। इवन बहुत एफर्ट्स गए हैं तो ये छोटी सी पॉपुलेशन जो रुकी हुई है इसमें इनब्रीडिंग का एक कॉम्पोनेंट आ रहा है। जीन फ्लो बिटवीन एरियाज नहीं हो पा रहे हैं, प्रिडेशन हो रहा है इनके जानवरों का, स्पॉन सर्वाइवल बहुत कम है। तो ये इन चीजों पे हम काफी लॉन्ग टर्म हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इनको जगह चाहिए, बिल्कुल डिस्टर्बेंस फ्री हो। ज्यादा अच्छा अगर होता है तो बहुत ही अच्छा है, चाहे वांगत हो या शिकारगा हो या दाचिगाम हो। एक कनेक्टिविटी इश्यूज है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इनके साथ हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ जिसमें हमने 5 एनिमल्स को कॉलर किया है और वो किस तरह से कहाँ कहाँ जाते हैं उसके ऊपर स्टडी थी, जिससे आज हमें नया एरिया पता चल रहा है कि ये कॉरिडोर पोटेंशियल कॉरिडोर्स हैं, इसको हमें संरक्षण करना है। तो ये ओवरऑल अनटिल अनलेस एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंडस्केप लेवल पे हम बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। बट सारे प्रयास काफी हो रहे हैं इनको बचाने के लिए, इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, जिसमें काफी एफर्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है जम्मू कश्मीर का काफी स्ट्रांगली इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं, काफी प्रोग्राम्स करते हैं, कम्युनिटी साथ कर रहे हैं। जब हम अपने इस कार्यक्रम धरती और आकाश की बात करते हैं तो इसमें धरती में तो हम जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, जैव विविधता और जो हमारे वन्य जीव हैं उन सब की बात तो करते ही हैं। और जब आकाश की बात करते हैं तो आकाश तो अनंत है, खुला हुआ है, असीम संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं की तलाश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवनदायिनी मिट्टी की तलाश में बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी में मंगल ग्रह है, उसी में चंद्रमा है और उसी में हमारे अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है, जहाँ की सुनीता विलियम्स की चर्चा पिछले कुछ दिनों से हम सब सुनते आ रहे हैं। आज के धरती आकाश के इस अंक में हम बात करेंगे धरती और आकाश दोनों की। लेकिन स्पेस रिसर्च के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है वैज्ञानिक जागरूकता की और एक सशक्त शिक्षा माध्यम की। और स्पेस शिक्षा में अभी बहुत प्रयास किए जाने की जरूरत है और बहुत प्रयास हो रहे हैं। हमारे साथ हैं स्पेस इंडिया संस्था के संस्थापक मुख्य कार्यकारी अधिकारी और हम इनसे बात करेंगे स्पेस के बारे में, इनकी संभावनाओं के बारे में, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के बारे में और साथ ही ये किस तरह से स्पेस और पर्यावरण को हम जोड़ सकते हैं, आम लोगों के जीवन से जोड़ सकते हैं, जागरूकता के लिए जोड़ सकते हैं। इसके बारे में सबसे पहले तो डॉक्टर सचिन भांबा जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। हम शुरुआत करते हैं कि पिछले साल 2024 को पहली बार हमारे यहाँ अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था, जो स्पेस डे मनाया गया है इसरो द्वारा, और मंगलयान की सफलता से हम सब परिचित हैं। और इसका विषय था स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन जो कि एक सार्वभौमिक वैश्विक समस्या है और उसके नियंत्रित करने के लिए अथक प्रयास हो रहे हैं, उसमें स्पेस साइंस किस तरह से कारगर हो सकता है। तो आप हमें बताइए कि जो स्पेस साइंस है, एजुकेशन है, और जो क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, वो किस तरह से आपस में प्रभावी हो सकते हैं जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में। देखिए, इस बात को समझने के लिए बड़े ही इंटरेस्टिंग रूप से आप ये समझें कि पृथ्वी अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत स्पेसशिप है और वो स्पेसशिप नेचर ने हमें दिया है। हम उसकी सतह पे रहते हैं और कोई उसके उत्तरी ध्रुव पे सीधा खड़ा है और कोई दक्षिणी ध्रुव पे, और दोनों का सर ऑपोजिट है क्योंकि पैर जो है वो सेंटर ऑफ पृथ्वी में रहेंगे। और ये स्पेसशिप हम लोगों को लेकर के 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्पेस में घूम रही है। तो हम चाहे पृथ्वी को अपना घर कहें, लेकिन असल में तो वो स्पेस का एक पार्ट है और उस पे होने वाली हर चीज स्पेस से रिलेटेड है। इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूं, मैं ये भी बता दूं कि हमारे जीवन में करीब 25,000 से ज्यादा ऐसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीजें हैं जो हमें स्पेस साइंस
साइंस से मिली है, इंक्लूडिंग आकाशवाणी, क्योंकि हम आज जो ये बात कर पा रहे हैं सैटेलाइट के माध्यम से कर रहे हैं। आप अगर अपने त्योहारों को देखेंगे तो या तो किसी अमावस्या में या किसी पूर्णिमा में मनाया जाता है। हमारा समय स्पेस की देन है, हमारी घड़ियां, मैं शुरू करूंगा तो अंत ही नहीं होगा। इतना ज्यादा स्पेस का हमारे जीवन में प्रभाव है, स्पेस रिसर्च का, स्पेस एप्लीकेशन का। और नेचुरल, क्योंकि हमारे शरीर में दौड़ते हुए खून के अंदर जो लोहा है वो भी हमें सूरज से मिला है, तो हम सब कुछ बड़ा कनेक्टेड है ये। इसी वजह से पहले मैं स्पेस एजुकेशन की बात करूंगा कि हमें अगर विज्ञान पढ़ाना चाहिए बच्चों को तो स्कूलों में एस्ट्रोनॉमी और स्पेस की एप्लीकेशन से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी अंतरिक्ष में होने वाले जितनी भी गतिविधियां हैं उनको लैब में रेप्लिकेट नहीं कर सकते। और जब आप उनको पढ़ के सीखते हैं तो आप वो सारे फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे होते हैं जो आपने अपनी क्लास में पढ़े हैं। इनफैक्ट अदर देन लैंग्वेजेस, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, ये सब डायरेक्टली स्पेस एजुकेशन का पार्ट बनते हैं। और स्पेस एजुकेशन एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। क्लास सेकंड के बच्चे के चैप्टर में भी उसके ग्रहों के बारे में और चांद के बारे में, उसके फेजेस के बारे में बता दिया जाता है, लेकिन उसको समझना और उसकी अंडरस्टैंडिंग आना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग से सीखें। अब चलते हैं स्पेस वेदर की तरफ। हम जानते हैं कि जो क्लाइमेट है वो अर्थ का एक लोकलाइज्ड सिस्टम है, लेकिन वो क्लाइमेट सूरज की गतिविधियों से ही प्रभावित होता है। इनफैक्ट हमारे एटमॉस्फेयर की ऊपरी दो लेयर्स जो आइनोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर हैं, उनमें तो हमारे जिनमें हमारे सैटेलाइट्स के सिग्नल्स आते हैं, जिनके थ्रू हम काम करते हैं, ये सब जो है इसी बात से प्रभाव होते हैं कि सन की क्या एक्टिविटी चल रही है। और साथ ही साथ ह्यूमंस की अपनी एक्टिविटी की वजह से जो हमने कार्बन एमिशन थोड़ा बढ़ा दिया है, उसके चलते हुए सूरज की रोशनी ट्रैप हो जाती है, वापस नहीं निकल पाती, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है। उसकी वजह से हमारे जो दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के जो गोलार्ध हैं उन पे जो बर्फ है, और दो कॉन्टिनेंट हैं बर्फ के, आर्टिक और एंटार्क्टिक, इन दोनों में से बर्फ पिघल पिघल के हमारे समुद्र में मिल रही है। तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। हालांकि एक नेचुरल साइकिल है, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन ने उसको तेज कर दिया है। आज हम जिस कार्बन एमिशन लेवल पे बैठे हैं उस लेवल पे अब से पहले अगर हम रिकॉर्ड देखें और रिसर्च करें तो जो शीत युग है वो आ जाता था। अभी डिलेड है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये पृथ्वी का अपना एक सिस्टम है अपने आप को ठंडा करने का, तो कभी ना कभी आएगा। और सिंस अब लगता है कि वो जल्दी आएगा 200-300 सालों में, तो उसके बारे में बातचीत होना और क्लाइमेट का प्रभाव आदमी के ऊपर आना और वो प्रभाव की समझ हमारी यंग जनरेशन को देना, ये इन सब चीजों को कनेक्ट करता है आपस में, जो आपने पूछा एजुकेशन और वेदर को। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। ये तो अलग बात है कि ऐसा प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि पृथ्वी अपने आप को रिफ्रेश करती है नए सिरे से, और जब मनुष्य की नियंत्रण मतलब कार्य प्रणाली अनियंत्रित हो जाती है एक प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, तो पृथ्वी किसी न किसी माध्यम से, धरती प्रकृति जो है वो उसमें इंटरफेयर करती है। अभी हाल ही में स्पेस इंडिया ने अमेरिका स्थित सेरा स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी के साथ एक MOU किया है, पार्टनरशिप की है। ये किस तरह की है और इससे यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो शिक्षा प्राप्त कर रहे स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, उनको उससे क्या लाभ होगा? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने, खासकर उस परिवेश में कि अभी अभी अगले महीने यानी अप्रैल में हम लोग अपना पहला जो भारतीय मानव उनको स्पेस में भेजने वाले हैं इसरो, और एक नया फीट इसरो अचीव कर लेगा। केवल 5 ही नेशंस हैं दुनिया में जिन्होंने मानव को स्पेस में भेजा है, और उन 5 के सिवा बाकी सब नेशंस के लिए अभी बहुत दूरी है, बहुत डिफरेंस है। इनफैक्ट हम भी अमेरिका से करीब 50 से 60 साल पीछे हैं उस तकनीक में, लेकिन बहुत तेजी से कैच कर रहे हैं। इसरो आपने देखा है कि सडनली बहुत सारी चीजों में तो अमेरिका से भी आगे निकल गया है, और आई एम श्योर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स में भी निकल जाएगा। सिंस ये गैप जो है ये बहुत बड़ा है, तो हमने सेरा के माध्यम से ब्लू ओरिजिन नाम कंपनी, जो जेफ बेजोस की कंपनी है, जो अमेजॉन के मालिक है, उनकी कंपनी से एक टाई अप किया है, जिसमें 150 देशों से 6 लोगों को उनके रॉकेट में बिठा करके स्पेस के एज तक लेके जाया जाएगा। स्पेस का एज किसको कहते हैं? अगर हम पृथ्वी से उठना शुरू करें तो हम जनरली हमारे जो हवाई जहाज हैं वो 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ते हैं, लेकिन अगर हम 100 किलोमीटर चले जाएं पृथ्वी से बाहर तो हम ये मानते हैं कि हमने स्पेस के एज को क्रॉस कर लिया। इस 100 किलोमीटर की लाइन को कार्मल लाइन कहते हैं, और टेक्निकली इसको स्पेस में जाना माना जाता है। तो उनका एक बड़ा सिंपल सा रॉकेट है, जो एक मशरूम की तरह पीछे रॉकेट है और ऊपर एक कैप्सूल है, उसमें 6 लोग बैठ के स्पेस तक जा सकते हैं, और स्पेस में जीरो ग्रेविटी का अनुभव, पृथ्वी का कर्वेचर और स्पेस के पहली बार जो एक्सपीरियंस है उसको ले सकते हैं। तो अब ये 6 लोगों को अवेलेबल होगा हमारे माध्यम से। 150 कंट्रीज में से ये ढूंढे जाएंगे, लेकिन भारत के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा इसमें काम किया है कि एक सीट भारत के लिए हमेशा रिजर्व रहेगी। अभी इसरो को समय लगेगा भारतीयों को स्पेस में ले जाने में, हमने भारत के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली है इस माध्यम से, सेरा के माध्यम से और ब्लू ओरिजिन के माध्यम से। और स्पेस इंडिया जो है वो उसका यहाँ पे नोडल एजेंसी रहेगी उस एक इंसान को स्पेस में भेजने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। और बहुत ही सिंपल तकनीकों से कुछ क्वेश्चन पूछ के, कुछ सोशल मीडिया पे अपनी चीजें करके आप इस फैसिलिटी को उठा सकते हैं और स्पेस में जाने वाले भारतीय यात्री बन सकते हैं। तो जहां एक तरफ इसरो अभी काम
इस तरफ कर रहा है, दूसरी तरफ पब्लिक के लिए अपॉर्चुनिटी स्पेस इंडिया ने ओपन कर दी है। सबसे पहली बात, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बड़े अच्छे से ये बात बोलती है कि हमें असल में अब जो विज्ञान पढ़ाना है ना, वो इंग्लिश की तरह नहीं पढ़ाना है। बच्चों को सिर्फ किताबों में कुछ सुनाते रहना नहीं करना है, उनके टेस्ट नहीं लेने हैं, उनसे उसकी अंडरस्टैंडिंग देनी है और एप्लीकेशन करवानी है। तो मैं ये चाहूंगा कि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस एजुकेशन अब हर स्कूल में आए। इंडिया ऑलरेडी इस मामले में दुनिया में सबसे आगे है और मुझे लगता है कि अब ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि बच्चों को ये सब एजुकेशन के साथ और इन स्किल्स के साथ उनको नवाजा जाए। साथ ही साथ मैं ये बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहूंगा कि अपनी साइंस और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर स्किल्स बच्चे बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले समय में जितने जॉब्स और जितनी पॉसिबिलिटीज इस फील्ड में हैं आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात कि जब हम अंतरिक्ष में जाकर के माइनिंग कर पाते हैं, जब अंतरिक्ष से जाकर के हम उनके रिसोर्सेज को यूज कर पाते हैं, तो हमें पृथ्वी के रिसोर्सेज यूज नहीं करने पड़ते। इसलिए स्पेस एप्लीकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्पेस इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। बहुत जल्दी लगता है कि हम लोग अपना एक स्टेशन चांद के ऊपर बनाएंगे और शायद इसी वजह से जो आपने बात कही, हमने पहली बार भारत का स्पेस, इंडिया का स्पेस डे मनाया था 23 अगस्त को। डॉक्टर सचिन बांबा जी, आपने बड़ी आशाजनक बातें की हैं आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए, और इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाल ही में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर पिग्मी हॉग को छोड़ा गया था। पिग्मी हॉग उन गिने चुने स्तनधारियों में से एक है जो एक छत के साथ अपना घर या घोंसला बनाते हैं। भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाट के घने जंगलों में पाए जाने वाला शेर पूंछ मकॉक एक दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति है। इस अनोखे बंदर को इसका नाम उसकी विशेष पूंछ के कारण मिला है, जो शेर की पूंछ जैसी दिखती है। शेर पूंछ मकॉक की संख्या तेजी से घट रही है। इसके पीछे मुख्य कारण जंगलों की कटाई, इंसानी हस्तक्षेप और अवैध शिकार है। आइए सुनते हैं भेंटवार्ता वन्य जीवों के संरक्षण में वन्य जीव संस्थान का महत्व। विशेषज्ञ हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के निदेशक श्री वीरेंद्र आर तिवारी और भेंटकर्ता संकल्प सिंह। मन की बात के 119वें एपिसोड में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 वन्य जीवों का जिक्र किया था। एशियाटिक लायन, कश्मीरी हंगुल, पिग्मी हॉग और लायन टेल्ड मकाक। इन चारों स्पीशीज का हैबिटेट भारत की 4 अलग अलग दिशाओं में है और एक दूसरे से बहुत अलग है। निश्चित ही ये इस बात की ओर इशारा करता है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए उनके हैबिटेट का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज चूंकि बहुत तेजी से विकास हो रहा है, तो हैबिटेट का फ्रैगमेंटेशन एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। जो अलग अलग फॉरेस्ट के कई बार पैचेस हैं, उसमें कनेक्टिविटी का होना जरूरी है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कई ऐसी जो प्रजातियां हैं जो लुप्त होने के कगार पे हैं, उसके कंजर्वेशन की दिशा में काम कर रही है। एक जैसे महत्वपूर्ण है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो मैक्सिमम जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। गुजरात में 3 चिड़िया बची है, महाराष्ट्र में 1 है, कुछ कर्नाटक में है। तो पूरे देश में करीब 130-40 ही बर्ड बची है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट उसकी कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहा है। और जैसलमेर में हमारे जो सेंटर हैं, वहां पे आज करीब 40 से ज्यादा कैप्टिविटी में बर्ड हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं। और कुछ दिनों पहले वहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा पहली बार हिंदुस्तान में हमें सक्सेस मिला कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा भी हमने एक जीआईबी प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा मणिपुर संघाई है, डुगोंग है, जिसे हम सी काऊ भी कहते हैं, उसके कंजर्वेशन के लिए भी स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट द्वारा चलाया गया है। एक और महत्वपूर्ण स्पीशीज है जिसके बारे में हम काम कर रहे हैं, वो है गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन, जिसका पहली बार भारतीय वन्य जीव संस्थान ने उसका पॉपुलेशन असेसमेंट किया। और जो रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 मार्च को रिसासन गिर में उन्होंने रिलीज किया, तो पहली बार जो उसकी संख्या साइंटिफिक तरीके से जो हमने असेसमेंट किया, उसकी संख्या निकल के आई है। तो 6227 गैंजेटिक डॉल्फिन पाई गई है। जो इसके पहले का जो हमारा असेसमेंट था वो करीब 3500 का था, जो एक अंदाज था, जो कोई साइंटिफिक तरीके से नहीं किया गया था एक्सरसाइज। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा जो रिजल्ट हमारे असेसमेंट में आया है। तो ऐसे बहुत सारे स्पीशीज हैं लुप्त होने के कगार पे हैं, उसके रिकवरी के लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान काम कर रहा है। इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा। नमस्कार।